हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है ये अध्याय 5 मापन का लास्ट टॉपिक देखेंगे, तापमान का मापन। ठीक है, तापमान का मापन। जिस तरीके से बच्चों हम लोग ने देखा था समय का मापन, कि समय का मापन हम किसके द्वारा करते हैं, घड़ियों के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तापमान का मापन क्या होता है। मतलब तापमान पहले क्या होता है, उसके बाद उसका मापन हम किस यंत्र के द्वारा करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है किसी वस्तु में ऊष्मा अथवा गर्मी, ऊष्मा को ही गर्मी कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु में ऊष्मा या फिर गर्मी की मात्रा का मापन इसका तापमान कहलाता है। किसी वस्तु में ऊष्मा या गर्मी की मात्रा का मापन क्या कहलाता है, उस वस्तु का तापमान कहलाता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे किसी वस्तु में ऊष्मा अथवा गर्मी की मात्रा का मापन तापमान इस तापमान का परिभाषा है किसी वस्तु में ऊष्मा अथवा गर्मी की मात्रा का मापन, या इस तरीके से कह सकते हैं किसी वस्तु में कितनी गर्मी है या कितनी उसमें ऊष्मा है। ठीक है, उसका मापन जो हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तापमान। हम ताप की व्याख्या किसी वस्तु के गर्म या ठंडे तो यहाँ बताया जाएगा कि बच्चों किसी वस्तु में ऊष्मा अथवा गर्मी का मात्रा, गर्मी की मात्रा होती है, उसका मापन तापमान कहलाता है। और किसी वस्तु में ताप कितना है कितना नहीं है, ठीक है, इसकी हम जो है व्याख्या कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो है कोई वस्तु कितना गर्म है कितना ठंडा है, उसको जो है हम छू करके उसका अनुभव करते हैं, उसको टच करके उसका अनुभव करते हैं। जैसे जब हम गर्म पानी में हाथ डालते हैं, गर्म पानी में जब हम हाथ डालते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है, हम गर्मी महसूस करते हैं। लेकिन जब हम बर्फ को छूते हैं तो हमें ठंडा का अनुभव होता है। ठीक है, हम जो है ठंडा महसूस करते हैं, लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि वह पानी, गर्म पानी जो है वो कितना गर्म है, अर्थात उसमें कितनी ऊष्मा है, या फिर हम ये नहीं बता सकते कि जो ठंडा वस्तु छू रहे हैं तो वो कितनी ठंडी है। ठीक, तो इसका
पता लगाने के लिए जो है हम एक प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं, उस यंत्र को जो है हम थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, मतलब सीधा देखिए कि किसी वस्तु में तापमान का जो मापन होता है, ठीक है, ऊष्मा का मापन या गर्मी का मापन, ठीक, उसको मापने के लिए, ऊष्मा या गर्मी को मापने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र को क्या कहा जाता है? थर्मामीटर या फिर तापमापी। थर्मामीटर या तापमापी। अब यहाँ पर थर्मामीटर जो आपका दो प्रकार का दिया गया है, ठीक है, यहाँ देखिए तापमापी के प्रकार या थर्मामीटर के प्रकार। तापमापी के प्रकार। तापमापी को ही थर्मामीटर कहा जाता है। अभी आपको बताया गया किसी वस्तु में ऊष्मा या गर्मी को नापने के लिए या मापने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उस यंत्र को तापमापी या फिर थर्मामीटर कहा जाता है। और थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर दो प्रकार के थर्मामीटर आपको पढ़ना है। पहला है डायरेक्ट थर्मामीटर। तापमापी या थर्मामीटर, तापमापी या थर्मामीटर, ठीक है, या इसी को क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहा जाता है या क्लिनिकल तापमापी भी आप कह सकते हैं। एक क्या होता है उसको, इससे जो है हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हमारे शरीर का तापमान मापा जाता है। ठीक है, लिखा है शरीर का तापमान मापने के लिए हम डॉक्टरी तापमापी या थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। इस तापमापी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में जब होगा तो 95 फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के चिन्ह इसमें बने होते हैं। क्यों? यहाँ पर आपको देखिए इसका रेंज बताया गया है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या फिर फ़ारेनहाइट करेंगे तो यहाँ पर है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये रेंज यहाँ पर दिया गया डायरेक्ट थर्मामीटर में कहाँ से कहाँ तक चिन्ह होते हैं? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच का उसमें तापमान हम माप सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बनाया जाता है डायरेक्ट थर्मामीटर? क्योंकि जो शरीर का तापमान होता है उसको, ठीक है, जो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है इन्हीं सीमाओं के अंदर आता है। एक सीमाएं आपको दिया गया है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इन्हीं सीमाओं के बीच किसी भी मनुष्य का जो है तापमान उनके शरीर का रहता है। ठीक है, इसके बाहर नहीं रहता है। ठीक है, इस सीमाओं से बाहर तापमान नहीं रहता है, इसीलिए जो है उसमें ये बनाया गया है। जो थर्मामीटर होता है इतना तक जो है केवल उसका सीमा निर्धारित किया गया है। ठीक है, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं, ठीक है, उनके शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्वस्थ मनुष्य के
कितना होता है तो डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर फारेनहाइट में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होता है 58.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है। अभी आपको बताया गया कि डार्विन थर्मामीटर जो होता है उसका रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उस पर इन्हीं डिग्री जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 अंकित होते हैं। ठीक है, या फारेनहाइट वाले देखेंगे तो 95 डिग्री फारेनहाइट से 108 डिग्री फारेनहाइट, क्योंकि जो मनुष्य का तापमान होता है शरीर ताप के वो इन्हीं रेंजों के बीच होता है, इसके बाहर नहीं होता है। और जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके शरीर का सामान्य ताप कितना बताया गया आपको, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं दूसरा प्रयोग, जो तापमापी है प्रयोगशाला तापमापी। दूसरा तापमापी क्या है, प्रयोगशाला। इसका हम जो है लैब में यूज करते हैं। ये तापमापी में जो है कांच की एक नली होती है जिसकी पूरी लंबाई तक एक बारीक छिद्र होता है। इसके निचले सिरे पर कांच का एक बल्ब होता है तथा ऊपरी सिरा बंद होता है। कांच के बल्ब व नलिका के छिद्र के कुछ भाग में कुछ पारा भरा होता है। तापमापी में एक निम्न स्थिर बिंदु तथा एक उच्च स्थिर बिंदु होता है। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से तापमापी आपको दिखाया गया है। यहाँ देखिए इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर ये इस तरीके से, और एक बल्ब का और बीच में एक नलिका उसके साथ बनाएगा, बीच में एक नलिका जिसमें पारा जो है ऊपर चढ़ता है या नीचे उठता है। ठीक, नलिका में यहाँ पर पारा भरा होता है और इस पर जो है चिन्ह अंकित होते हैं। ठीक है, पर चिन्ह अंकित होंगे, आपके देख रहे हैं आप फिगर में, आप देखेंगे ये दिखाया गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से तापमापी होंगे। तापमापी में एक निम्न स्थिर बिंदु होता है और एक उच्च स्थिर बिंदु होता है। निम्न स्थिर बिंदु पर बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। जो निम्न स्थिर बिंदु होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 से बर्फ निम्न स्थिर बिंदु पर बर्फ पिघलना प्रारंभ करती है तथा उच्च स्थिर बिंदु पर जल उबलना प्रारंभ कर देता है। प्रयोगशाला में सेल्सियस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तापमापी का निम्न स्थिर बिंदु 0 सेंटीग्रेड होता है। देखिए इसका निम्न स्थिर बिंदु आपको दिखाया, निम्न स्थिर बिंदु बिंदु 0 सेंटीग्रेड और उच्च स्थिर बिंदु तथा उच्च स्थिर बिंदु एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, उच्च स्थिर बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्न स्थिर बिंदु पर बर्फ पिघलना प्रारंभ करता है और उच्च स्थिर बिंदु पर जल जो है खौलना या उबलना शुरू होता है।
आगे लिखा हुआ है बेटा कि इन दो चिन्हों के बीच की जो लंबाई होती है 100 समान भागों में डिवाइड की गई होती है। 100 बराबर भाग, जैसे यहाँ 0 है यहाँ 100 है, तो इन दोनों के बीच कितने बराबर भाग होंगे? 100 बराबर भाग। आप यहाँ से देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 0 से स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर 100 लिख दिया, यहाँ पर 100 लिख दिया, तो इनके बीच जो पार्ट होंगे, भाग होंगे, वो कितने होंगे? 100 भाग होंगे, 100, ठीक है। और प्रत्येक भाग क्या दर्शाता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस को वो बताता है। डॉक्टरी तापमापी के बल्ब तथा नली में एक छोटा सा मोड़ होता है, अभी आपको पढ़ाया गया था। इसी कारण से यह केवल मानव शरीर के तापमान को नापने के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें जो बल्ब होता है, बल्ब तथा नली में एक छोटा सा उसमें मोड़ आपको दिखेगा। इसी कारण से वो मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका प्रयोग आप प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसका रेंज भी अलग होता है, और इसका रेंज 0 से लेकर के 100 तक है, लेकिन उसका रेंज कहाँ था? 35 से लेकर 42, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड का बात हो रहा है यहाँ। और डॉक्टरी थर्मामीटर में फारेनहाइट वाला भी हम यूज कर सकते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड वाला दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रयोगशाला तापमान में कौन सा तापमान होता है? केवल डिग्री सेंटीग्रेड वाला ही जो है उसमें हम यूज करते हैं प्रयोगशाला में। अब है यहाँ पर डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, कैसे हम उसका प्रयोग करते हैं, इसको आप देखिए। यहाँ देखिए लिखा है, डॉक्टरी तापमापी को ठंडे जल से धोकर पारे की जो धारी है उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे लाइए। जो उसका न्यूनतम मतलब निम्न स्थिर बिंदु है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर आपको पारे को लाना होगा। और उसके बाद तापमापी के बल्ब को, जो तापमापी का बल्ब होता है, उसको अपने मित्र की जीभ के नीचे लगाइए, ठीक है, या किसी भी मनुष्य के जीभ के नीचे उसको रखना है, ठीक है। फिर 1 मिनट के बाद उसको बाहर निकाल देना है। उसके बाद उसके ऊपर जो पाठ्यांक है उसको आपको नोट करना है, उसके पैमाने को पढ़ना है कि कहाँ तक पारा पहुँचा है। उसके बाद उसको नोट करना है। वही जो पाठ्यांक होगा बच्चों, वही आपके मित्र का या किसी भी मनुष्य के शरीर का वो तापमान माना जाएगा। आगे है बेटा द्विधात्विक तापमापी। तीसरा है आपका द्विधात्विक तापमापी। थर्ड दूसरा है आपको द्विधात्विक तापमापी। द्विधात्विक तापमापी क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जो है बच्चों, जैसे फैक्ट्री में जो कल कारखाने होते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं। जो भट्टियाँ जलती है उसके तापमान को मापने का में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा है भट्टी की ज्वाला का तापमान सेल्सियस अथवा डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि इसका जो रेंज होता है बहुत कम होता है। इसलिए जो है जो भट्टी की ज्वाला होती है उसका टेम्परेचर नापने के लिए हम द्विधात्विक तापमापी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज काफी हाई होता है, अधिक होता है, उच्च रेंज का होता है। और द्विधात्विक तापमापी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं। इसका यूज हम करते हैं बच्चों फैक्ट्रियों में या कल कारखाने जो होते हैं उसमें जो भट्टियां लगी होती है उसका टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए इस तापमापी का यूज उस भट्टियों के टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसका डॉक्टरी थर्मामीटर या फिर प्रयोगशाला थर्मामीटर से हम उसका तापमान भट्टी का नहीं नाप सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो तापमान होता है बहुत उच्च होता है।
ये हो गया हमारा तापमापी या तापमान से रिलेटेड जो ये आपका टॉपिक चल रहा था। अब इसमें कुछ जो है स्मरणीय बातें हैं, इसको देख लेते हैं बेटा। किसी वस्तु के विशेष गुण की मात्रा ज्ञात करना मापन कहलाता है। मापन की परिभाषा आपको बताया गया था कि किसी वस्तु के विशेष गुण की मात्रा ज्ञात करना मापन कहलाता है। जैसे कोई वस्तु है उसकी लंबाई को मापना है, लंबाई क्या हो गया, विशेष गुण हो गया। या कोई वस्तु है उसके द्रव्यमान को हमको मापना है, तो द्रव्यमान क्या हो गया, उसका विशेष गुण हो गया। तो उसका मापन जो हम करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, मापन करते हैं। ठीक है बेटा। आगे है किसी वस्तु की ज्ञात मात्रा जिससे किसी दूसरी वस्तु की तुलना की जाती है मापन का मात्रक कहलाता है। मतलब किसी वस्तु की ज्ञात मात्रा, जैसे हमने अभी बताया था कि वो जो पेरिस में वो छड़ रखा गया है प्लेटिनम धातु का, उसकी लंबाई जो है 2 स्थानों तक उसको पॉइंट कर दिया गया है और उसके बीच की दूरी को 1 मीटर कहा जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ लिखा गया किसी वस्तु की ज्ञात मात्रा और उससे दूसरी वस्तु की कंपेयर करना, तुलना जो हम करते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं बेटा, मापन का मात्रक। ठीक है। जैसे यदि उस 1 मीटर छड़ से हम किसी की लंबाई नापते हैं तो 2, 3, 4 बार जितना बार में नाप लेते हैं उसका दोनों का कंपेरिजन करेंगे, आप तुलना करेंगे, तो वही क्या हो जाता है, उसका मात्रक हो जाता है। फिर आगे प्रेक्षण, कदम, बाजू तथा बालिश लंबाई मापने के लिए साधारण मात्रक है। मतलब ये जो है प्राचीन काल के जो ये मात्रक है, बालिश से, बाजू से, कदम से, ठीक है, इसके द्वारा हम जो है पुराने समय में किसी वस्तु की लंबाई को मापते थे। लेकिन ये मात्रक विश्वसनीय नहीं है, हमारी इंद्रियां सही मापन नहीं कर सकती है। ठीक है। आपको बताया गया था कि कोई उसको मान लीजिए कदम से नाप रहा है तो कोई 2 बार में नाप लेगा, कोई 10 बार में नापेगा, कोई 5 बार में नापेगा। जिसका कदम छोटा बड़ा होगा तो इस तरीके से उसमें अंतर आने लगेगा, इससे जो है वो सही मापन नहीं माना जाता था। ऐसे मात्रक जिन्हें अधिकांश व्यक्ति मापन का आधारित मात्रक मानने के लिए तैयार हो मानक मात्रक कहलाते हैं। मानक मात्रक के विषय में आपको बताया गया था, ये मात्रक एक समानता के लिए आवश्यक है। मतलब जिस मात्रक को सभी लोग मानते हो, ठीक है, कोई उसको गलत न कहे, उसको हम मानक मात्रक कहेंगे। लंबाई का मानक मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम और समय का मानक मात्रक सेकेंड, ये मूल मात्रक है, वो आपको बताया गया था। हम ऊंचाई, गहराई, क्षेत्रफल या व्यास नापते समय वस्तु की लंबाई नापते हैं। ठीक है। लंबाई मापन के लिए पैमाना, अर्ध मीटर पैमाना, मीटर पैमाना तथा मापन फीते का प्रयोग किया जाता है। लंबाई के लिए विभिन्न प्रकार के पैमाने होते हैं बच्चों, ठीक है, उसका प्रयोग करके हम जो है लंबाई का मापन करते हैं। मापन उपकरण का चयन वस्तु के मापन पर निर्भर करता है। मापन उपकरण का चयन वस्तु के मापन पर निर्भर करता है। ठीक है। आगे किसी वस्तु के धरातल के मापन को उसका क्षेत्रफल करते हैं। अनियमित धरातल की वस्तु का क्षेत्रफल ग्राफ पेपर की सहायता से निकाला जाता है। आपको जब पढ़ाया जा रहा था तो उसको बताया गया था, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। यह आयतन की परिभाषा बताई गई थी आपको। अनियमित ठोस के आयतन को मापक सिलेंडर या अतिबहाव पात्र द्वारा मापा जा सकता है। द्रव को उसके आयतन द्वारा मापा जाता है। किसी पात्र के आंतरिक आयतन को इसकी धारण क्षमता करते हैं। कोई पात्र होता है, उसकी जितनी उसकी क्षमता होती है आंतरिक, ठीक है, उसके अंदर कितना जल आ रहा है या कोई लिक्विड आ रहा है, तो उसकी मात्रा को ही क्या कहा जाता है, उससे पात्र का आयतन कहा जाता है। ठीक है। विभिन्न धारण क्षमता वाले मापक पात्रों का आयतन मापने में प्रयोग किया जाता है। जैसे मापक सिलेंडर का, मापक गिलास का, मापक बेलनाकार पात्र का। ठीक है, ये सब आपको बताया गया था। एक वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा इसका द्रव्यमान होती है। द्रव्यमान को दर्द तुलना से मापते हैं। द्रव्यमान में परिशुद्धता से मापने के लिए भौतिक तुलना का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान को परिशुद्धता मतलब उसमें
थोड़ा भी त्रुटि न हो, एकदम शुद्ध हो, उसके लिए हम जो है भौतिक तुला का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ये अभ्यास आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यासित प्रश्न जो है करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।